जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, आइए आपका भाई, आपका दोस्त रूबरू ऑनलाइन कक्षा में मुखातिब हो चुका है। दोस्तों, आज हम हिंदी ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत ही चर्चित बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, उस बिंदु का नाम है वाच्य, जो हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। जी हाँ, वाच्य बहुत ही चर्चित बिंदु है, याद रखना विद्यार्थीगण। पर कुछ हमारे विद्वान साथी विषी बहनों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या का कारण भी बन जाता है। जी हाँ, जाइएगा मत, बने रहिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। आज उस पर हम ऐसी बात करेंगे, ऐसा वीडियो लेकर आए हैं विद्यार्थीगण, याद रखना कभी जीवन में नहीं गलत होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, वाच्य बिंदु के अंतर्गत अब प्रश्न सीधा नहीं आता है कि राम चलता है, सीता खाना खाती है, मोहन पढ़ता है। अब डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न ऐसे आता है कि कृतिवाच्य को भाववाच्य में परिवर्तित करिए या भाववाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करिए। या प्रश्न ऐसे आते हैं विद्यार्थीगण, इनमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जो कर्मवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित हुआ है, या जो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य वाला वाक्य होगा। ऐसे प्रश्न पूछता है, इनमें से कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें क्रिया के लिंग और वचन सदैव स्थायी होते हैं, बदलते नहीं हैं। तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। एक ही वीडियो में सब कुछ होगा विद्यार्थीगण, कहीं दूसरी पुस्तक, कहीं अन्य दोस्तों से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप एक बार वीडियो जरूर पढ़ना, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना लास्ट में। आइए जरा आज हम देखेंगे। जी हाँ, आज हमारा जो बिंदु होगा विद्यार्थीगण, वो क्या होगा? वाच्य होगा। वाच्य क्या होता है, ध्यान से सुनना। वाच्य बिंदु के अंतर्गत विद्यार्थीगण हम क्रिया के लिंग और वचन का पता लगाते हैं। वाच्य बिंदु के अंतर्गत हम क्या करते हैं दोस्तों? क्रिया के लिंग और वचन का पता लगाते हैं। वचन का पता लगाते हैं। जी हाँ, वाच्य बिंदु के अंतर्गत हम क्रिया के लिंग और वचन का पता लगाते हैं कि क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रहा है कि कर्म के अनुसार परिवर्तित हो रहा है कि दोनों के अनुसार नहीं हो रहा है। आइए सबसे पहले देखते हैं जो वाच्य के प्रकार होते हैं। दोस्तों, वाच्य के जो प्रकार होते हैं, जी हाँ, वाच्य के जो प्रकार होते हैं, वाच्य के प्रकार क्या होते हैं? कितने होते हैं? 3 होते हैं। जी हाँ, पहला जो वाच्य होता है हमारा, वो क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। जी हाँ, कर्तृवाच्य होता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों? वो होता हमारा कर्मवाच्य होता है। और तीसरा क्या होता है दोस्तों? तीसरा जो होता हमारा भाववाच्य होता है। आज आप अंगुली पे नचाओगे, मेरी गारंटी है। कर्तृवाच्य में विद्यार्थीगण कर्ता की प्रधानता होती है, सारा का सारा रोल कर्ता का अदा होता है। कर्मवाच्य में कर्म की महत्वपूर्ण भूमिका का रोल अदा होता है, सारा का सारा खेल कर्म का रचा जाता है। भाववाच्य में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका का रोल अदा होता है? भाव का। जी हाँ, आइए जरा देखते हैं, कंसेप्ट वाइज चीजों को सीखते हैं। विद्यार्थीगण, कर्ता और कर्म ये दोनों क्या हैं? बहुत ध्यान से सुनना, ये दोनों क्या हैं विद्यार्थीगण? कारक होते हैं। कर्ता और कर्म दोनों कारक होते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने होती है और कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? को होती है। बहुत ध्यान से सुना विद्यार्थीगण, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने, कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को। कर्ता और कारक दोनों क्या है? एक कारक हैं। कारक जो भी होते हैं विद्यार्थीगण, वो या तो संज्ञा होते हैं या तो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। याद रखना। जी हाँ, अभी कहानी स्टार्ट हुई है। याद रखना विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा भाव कोई कारक नहीं होता। भाव कोई कारक नहीं होता तो अर्थात इसकी कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होती। अर्थात इसकी कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होती। जी हाँ, कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होती। जब भाव कोई कारक नहीं होगा तो भाव की कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होगी। इसके साथ साथ विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा याद रखना, विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम जो होता है, शिक्षक भर्ती में पूछा गया है, विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है? प्रसर्ग होता है। आइए हम कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य की परिभाषा जान लेते हैं। विद्यार्थीगण, सीधी सी बात है, ध्यान से सुना। ये रही क्रिया विद्यार्थीगण, और
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लिख रहे हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं लिंग, यहाँ लिख दे रहे हैं वचन। बहुत ध्यान से सुनना। कहा जाता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा से चीजों को नहीं समझ पाओगे, पर आराम आराम से समझोगे तो सारा बिंदु समझ जाओगे। यदि किसी वाक्य में कहा जाता है, यदि किसी वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन विद्यार्थीगण कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है तो वाच्य कर्तृवाच्य माना जाता है। जहाँ किसी वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन वाक्य में कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है, कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है तो वाच्य कर्मवाच्य माना जाता है। जहाँ किसी वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा, याद रखना, कर्ता और कर्म जहाँ दोनों के अनुसार परिवर्तित ना हो, याद रखना, वाच्य कैसा माना जाता है, भाववाच्य। आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि वाच्य का ऐसा कौन सा प्रकार है जिसमें क्रिया का लिंग और वचन कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार ही परिवर्तित नहीं होता है, तो वो भाववाच्य होता है। बहुत ध्यान सुना। ऐसा कौन कौन सा वाच्य होता है जिसके लिंग और वचन स्थायी तो नहीं होते हैं, तो याद रखना, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के लिंग और वचन स्थायी तो नहीं होते हैं, बल्कि भाववाच्य की जो क्रिया है हमेशा और हमेशा पुल्लिंग और एक वचन होती है। जी हाँ, बहुत ध्यान से सुना। भाववाच्य की जो क्रिया होती है सदैव हमेशा और हमेशा, पूछे कैसी होती है, पुल्लिंग एक वचन होती है। भाववाच्य की क्रिया हमेशा और हमेशा स्थायी तो होती है, यानी स्थायी होती है, स्थायी होती है, कभी ये परिवर्तित नहीं होती है। लेकिन जो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य की जो क्रिया है ये स्थायी नहीं होती है, ये स्थायी नहीं होती है, ये दर बदर परिवर्तित होते रहते हैं। जी हाँ, इतने सारे प्रश्न आए तो याद रखना, गलत मत करना। फिर सुनो, कर्तृवाच्य में कर्ता का भाव प्रकट होता है, कर्मवाच्य में कर्म का भाव प्रकट होता है, भाववाच्य में भाव का भाव प्रकट होता है। ऐसे भी प्रश्न आए तो भी गलत मत करना। आइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। कैसे समझोगे, एक एक उदाहरण समझते हैं विद्यार्थीगण। जी हाँ, आइए अब समझते हैं, एक एक उदाहरण समझेंगे विद्यार्थीगण। पहले हम समझेंगे कर्तृवाच्य कैसे समझोगे। कहीं भी एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो गलत मत करना। पहला वाच्य जो होता है कर्तृवाच्य होता है। जी हाँ, पहला वाच्य जो होता है दोस्तों क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। जैसे आइए जरा देखते हैं कर्तृवाच्य क्या होगा, जरा देखो। हमेशा और हमेशा जीवन में कहीं रहना, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की। जी हाँ, ये आपने पढ़ा। तो कर्तृवाच्य में क्या हमेशा आपको याद रखना है जीवन में, जहां किसी वाक्य में कर्ता प्लस क्या विद्यार्थीगण क्रिया दोनों समान लिंग वचन के हों, दोनों समान लिंग वचन के हों, समान लिंग वचन के हों विद्यार्थीगण, तो याद रखना वो क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। जहां किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों समान लिंग वचन के होते हैं, वाच्य कैसा होता है, कर्तृवाच्य होता है। जी हाँ, हमेशा याद रखना, कहीं भी रहना, कैसे भी रहना, याद रखना। दूसरा फार्मूला क्या है इसका, बहुत मनोयोग से सुनोगे तो समझ पाओगे। एक तो ये पहला फार्मूला, एक तो ये दूसरा फार्मूला क्या कहता है, जरा आइए देखते हैं विद्यार्थीगण। हमेशा और हमेशा कहीं रहना, यदि किसी वाक्य में हमेशा और हमेशा कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहीं भी कर दिया जाए, बेशक उस वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार परिवर्तित होता दिखाई दे, लेकिन वाच्य कर्तृवाच्य माना जाता है। याद रखना, तो वाच्य कैसा माना जाएगा, कर्तृवाच्य माना जाएगा। एग्जाम्पल के साथ बताएंगे दोस्तों, पहले फार्मूला तो देख लें, परेशान मत होना। जी हाँ, तीसरा क्या है, तीसरा जो फार्मूला है क्या कहता है विद्यार्थीगण, जहां किसी वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, कर्ता कर्म और क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया ये तीनों समान लिंग वचन के हों, ये तीनों समान लिंग वचन के हों, ये तीनों समान लिंग वचन के हों, समान लिंग वचन के हों, तो भी वाच्य क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। जैसे हम इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान सुना। जैसे मैंने दिया कर्ता कर्म और क्रिया मैंने दिया,
दोस्तों अभी उदाहरण देखोगे तो आप अंगुली पे नचाओगे, कहोगे यार ये तो खेल खेल में हिंदी सीख गए। अगर किसी वाक्य में कर्ता जैसे पुल्लिंग एक वचन, कर्म पुल्लिंग एक वचन, क्रिया पुल्लिंग एक वचन हो, या हम कह सकते हैं ऐसे जहां किसी वाक्यों में, बहुत ध्यान सुना, ऐसे जहां किसी वाक्यों में जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों समान लिंग वचन के हों। मान लो ये स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन में हो, यानी जहां किसी वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों समान लिंग वचन के हों, पुल्लिंग पुल्लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग, वो भी क्या होता है, वाच्य कर्तृवाच्य होता है। ये फार्मूला एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप अंगुली पे नचाओगे, कोई भी प्रश्न होगा कैसे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलेंगे, कैसे कर्तृवाच्य के उदाहरण होंगे। जरा देखते हैं दोस्तों, हमेशा और हमेशा वो प्रश्न आपका सही होगा जो आज तक आप गलत करके आए हो। आइए जरा देखते हैं कर्तृवाच्य का उदाहरण। पहला वाच्य होगा कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहा जाता है, ध्यान सुनो। अब हम उदाहरण लिख रहे हैं यहाँ। विद्यार्थीगण, जहां किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने आए, पहले वाले सूत्र पर हम सवाल जवाब करेंगे जो ये वाला था। कर्ता के साथ जहां ने आ जाए, याद रखना वो वाच्य पूछे तो आपको जवाब क्या देना है, कर्तृवाच्य देना है। जैसे मैंने कहा मोहन ने अखबार पढ़ा, मोहन ने अखबार पढ़ा, या सीता ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने पुस्तक पढ़ी। ऐसे देगा मोहन ने खाना खाया, मोहन ने खाना खाया। तो आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, कर्ता के साथ जहां ने आ जाए सिर्फ ने विभक्ति चिन्ह और वाच्य मार देना है। क्या विद्यार्थीगण, कर्तृवाच्य मार देना है। वाच्य कैसा क्लिक करेंगे आप, कर्तृवाच्य क्लिक करेंगे। इसके साथ साथ आइए जरा और देखते हैं विद्यार्थीगण, मैंने कहा था जहां किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, ऐसी दशा में क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार परिवर्तित होता दिखाई देगा। तो वाच्य कर्मवाच्य होना चाहिए, लेकिन वाच्य होगा कर्तृवाच्य होगा। वाच्य क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। और ध्यान सुना, पहला चल रहा कर्तृवाच्य। तो याद रखना। आखिर देखते हैं मोहन पुल्लिंग, अखबार पुल्लिंग, पढ़ना क्रिया पुल्लिंग। देख लेते हैं क्या यहाँ क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार यानी अखबार के अनुसार, पुस्तक के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। तो तीनों में से किसी एक को चेंज करके देखेंगे। जैसे मैंने कहा मोहन है, यहाँ मोहन को मोहन रख दें, अखबार की जगह पर हम पुस्तक लिख दें। तो याद रखना, मोहन ने पुस्तक पढ़ी की पढ़ा, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। तो याद रखना यहाँ अखबार के अनुसार ये क्रिया अपने रूप में परिवर्तित हो रहा था। यहाँ देखो मोहन यानी मोहन के अनुसार क्रिया नहीं बदल रही थी, पुस्तक के अनुसार। पुस्तक स्त्रीलिंग है तो पढ़ना भी स्त्रीलिंग है। ये वाच्य होना चाहिए कर्मवाच्य, लेकिन याद रखना ये कंसेप्ट होते हैं जहां किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, वाच्य पूछे तो याद रखना कर्तृवाच्य होता है कहीं भी। अब जैसे इसको हम देखते हैं, क्या इसमें तीनों स्त्रीलिंग है, सीता, पुस्तक, पढ़ी। अब पुस्तक की जगह पर अखबार लिख देते हैं, सीता को सीता रहने दे रहे हैं। सीता ने अखबार पढ़ा कि पढ़ी, सीता ने अखबार पढ़ा कि पढ़ी, सीता ने अखबार पढ़ा। तो सीता के अनुसार यहाँ क्रिया नहीं बदल रही, अखबार के अनुसार बदल रहा है। अगर ये पढ़ी हो जाता तो सीता के अनुसार बदलता। तो याद रखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, जहां किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, ऐसी दशा में वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार परिवर्तित होता दिखाई देता है। लेकिन वाच्य पूछे तो कर्तृवाच्य मानना है, कर्तृवाच्य मानना है। लेकिन विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा गलत कर्मवाच्य पर मत क्लिक कर देना, ये कर्तृवाच्य का उदाहरण होता है। जी हाँ, नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। जी हाँ, ध्यान से सुनना, कभी गलत मत करना, सभी कर्तृवाच्य के उदाहरण होंगे। आइए जरा अब देखते हैं अलग उदाहरण। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं दोस्तों। अब जरा देखो, अगला जो नियम था उस पे हम बताने जा रहे हैं।
जी हाँ, ये था जहाँ किसी वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों समान लिंग वचन के हो। मैंने बताया था चाहे स्त्रीलिंग हो एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन, ऐसे मैंने बताया था पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग एक वचन, जो फार्मूला बताया था। अब ध्यान से सुनो, आपको रटने की जरूरत नहीं है, जहां कर्ता के साथ नहीं आएगा वहां कर्तवाच्य मार देना। अब जरा देखो, जैसे मैंने कहा राम अखबार पढ़ता है, राम अखबार पढ़ता है, विद्यार्थीगण ऐसे देगा सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है। ये दोनों वाक्य देखो विद्यार्थीगण, राम यहाँ पुल्लिंग एक वचन, अखबार पुल्लिंग एक वचन, पढ़ना क्रिया पुल्लिंग एक वचन, सीता स्त्रीलिंग एक वचन, पुस्तक स्त्रीलिंग एक वचन, पढ़ती स्त्रीलिंग एक वचन है। तो इस वाक्य में समान लिंग वचन के हैं, यहाँ भी इस वाक्य में समान लिंग वचन के हैं। तो जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों समान लिंग वचन के आ जाए, ऐसी दशा में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी कर्ता और कर्म दोनों में से किसी एक को बदल कर देखते हैं कि क्रिया किसके अनुसार बदल रही है। तो जरा देखो, अब राम है तो राम के जगह पर अगर हम सीता लिख दें, यहाँ देखो राम की जगह पर सीता लिख दें, तो यहाँ अखबार के जगह पर अखबार लिख दें, है ना, सीता अखबार, सीता अखबार की जगह पर अखबार लिख दें, कर्ता को चेंज कर दिया, पुल्लिंग के जगह पर स्त्रीलिंग और यहाँ अखबार के जगह पर अखबार रहने दिया। तो सीता अखबार पढ़ती है कि पढ़ता है, सीता अखबार पढ़ती है। बहुत ध्यान सुना, यानी इसका मतलब ये हुआ इस वाक्य में जो क्रिया थी इस अखबार के अनुसार नहीं, राम के अनुसार चेंज हो रही थी, राम के अनुसार में चेंज हो रही थी। ऐसे याद रखना, अगर हमेशा और हमेशा यहाँ राम की जगह पर राम रहने दें, देखो राम की जगह पर राम रहने दें, अखबार की जगह पर पुस्तक रख दे स्त्रीलिंग, तो राम पुस्तक पढ़ता है कि पढ़ती राम पुस्तक पढ़ता है। यानी देखो दोनों फॉर्मेट चेंज किए, तभी क्रिया किसके अनुसार बदलती हुई दिखाई दे रही है, सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं, यानी कर्म के अनुसार नहीं बदल रही है। दोस्तों ऐसे जरा देखो, अगर यहाँ सीता पुस्तक पढ़ती है, यानी इसका मतलब ये हुआ सीता की जगह पर राम दे दे, जैसे मैंने यहाँ लिखा, या सीता की जगह पर सीता रहने दे, हमेशा पुस्तक की जगह पर अखबार रख दे, जैसे मैंने यहाँ रखा था। तो हमेशा और हमेशा देखेंगे कि क्रिया कर्ता के अनुसार हमेशा परिवर्तित होगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जरा देखो, जैसे यहाँ सीता की जगह पर सीता, या सीता की जगह पर मैंने मोहन रख दिया, मोहन ही रख दे, तो मोहन, यहाँ पुस्तक है तो मोहन दे दे अखबार, अखबार, अब पढ़ती नहीं तो क्या हो जाएगा, पढ़ता है। तो एक लॉजिक ध्यान से सुनिएगा, मेरा कहने का मतलब ये क्या था, समझाने का तरीका क्या था। 100 मर्ज की एक दवा बता रहा हूँ विद्यार्थीगण, आपको एक चीज ध्यान देना है, जहां किसी वाक्य में कर्ता हो, कर्म हो, क्रिया हो, तीनों समान लिंग वचन के आ जाए, कर्ता अगर पुल्लिंग हो, कर्म पुल्लिंग हो, क्रिया पुल्लिंग हो, या तो कर्ता स्त्रीलिंग हो, कर्म स्त्रीलिंग हो, क्रिया स्त्रीलिंग हो, समान लिंग वचन के आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बदल के नहीं देखना है। याद रखना, वाच्य क्या क्लिक करेंगे, कर्तृवाच्य, क्या करेंगे, कर्तृवाच्य। दो लॉजिक मैंने बताया, एक तो कर्ता के साथ जहां ने आ जाए वाच्य पूछे कर्तृवाच्य, एक तो जहां समान लिंग वचन के सभी आ जाए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों समान लिंग वचन के आ जाए, तो वाच्य कैसा होगा, कर्तृवाच्य होगा। इतना याद रखना, इसकी साथ लीजिए एक बार, फिर जरा देखो, जी हाँ, आइए जरा देखते हैं दोस्तों, हमेशा और हमेशा कभी गलत मत करना। दो तरीका मैंने बताया, आइए जरा देखते हैं अब कुछ उदाहरण और। जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा आपके सामने रूबरू, जैसे मैंने कहा पुष्पा समोसा खाती है, पुष्पा समोसा खाती है। दोस्तों पुष्पा समोसा खाती है। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पुष्पा, पुष्पा क्या है, स्त्रीलिंग है, और समोसा क्या है, पुल्लिंग है, कर्म, और खाना क्रिया स्त्रीलिंग है। देखो इसमें क्या भाव प्रकट हो रहा है, जहां किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों समान लिंग वचन के होते हैं, वाच्य कैसा होता है, कर्तृवाच्य होता है। वाच्य कैसा होता है विद्यार्थीगण,
कर्तृवाच्य होता है। मैंने कहा क्या था, जहां किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों समान लिंग वचन के हों, वाच्य कैसा होगा, कर्तृवाच्य होगा। अब ध्यान से सुना, हमेशा और हमेशा जहां ऑब्जेक्ट नहीं देगा, कर्ता और क्रिया देगा, तब भी वाच्य कर्तृवाच्य होगा। जैसे विद्यार्थीगण, मैंने कहा घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, ऐसे देगा। बच्चा रोता है, या हम कह दिए बच्चा है तो रोता है, तो बच्ची है तो रोती है। ध्यान से सुना, अब आप खुद ही समझ जाओगे। यहाँ दौड़ना जो क्रिया है वो घोड़ा के अनुसार चेंज हो रहा है, क्योंकि घोड़ा पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग। बच्चा है तो रोता है, बच्ची है तो रोती है। यानी जहाँ किसी वाक्य में विद्यार्थीगण, एक फार्मूला मैंने और लिखाया था ये, जहाँ किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों समान लिंग वचन के होते हैं, दोनों समान लिंग वचन के होते हैं, वाच्य कैसा माना जाता है, कर्तृवाच्य माना जाता है। याद रखना, अब कुछ भी वाक्य आए अब आप समझ जाओगे। लेकिन इसको भाववाच्य में परिवर्तित करने के लिए कहे तो क्या करोगे? अगर सीता ने अखबार पढ़ा, ध्यान सुनो, अगर ये भाववाच्य में परिवर्तित करने के लिए कहेगा तो कहोगे सीता से अखबार पढ़ा नहीं जाता। ध्यान से सुनो मित्रों, अगर कर्तृवाच्य को भाववाच्य में परिवर्तित करने के लिए कहे तो सीता से ऐसे आएगा, तो कह देना सीता से अखबार पढ़ा नहीं जाता, सीता से अखबार पढ़ा नहीं जाता। राम से पुस्तक पढ़ा नहीं जाता, ऐसे राम से पुस्तक पढ़ा नहीं जाता। विद्यार्थीगण, वाच्य क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। ऐसे आएगा, घोड़े से दौड़ा नहीं जाता, बच्चे से रोया नहीं जाता, बच्ची से रोया नहीं जाता। विद्यार्थीगण, भाववाच्य में परिवर्तित तो हो जाएगा। याद रखना, हमेशा और हमेशा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते आगे विद्यार्थीगण, अब कोई प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। जो मैंने फार्मूला बताया, वाच्य कोई भी हो, एक बार जरूर पढ़ना। कर्मवाच्य में थोड़ा आपको दिक्कत होती है, पर वो भी दिक्कत हम आज दूर कर देंगे, परेशान मत होना। जैसे देखो, कर्मवाच्य में कहाँ गलतियां करते हो मुझे पता है। जैसे देखो दोस्तों, कर्मवाच्य क्या कहता है, आइए कर्मवाच्य की बात बता रहे हैं। कर्मवाच्य में क्या होता है, जहां किसी वाक्य में कर्म और क्रिया ये दोनों समान लिंग वचन के हों, ये दोनों समान लिंग वचन के हों, समान लिंग वचन के हों। जहां किसी वाक्य में कर्म और क्रिया दोनों समान लिंग वचन के हों, कर्मवाच्य होता है। लेकिन जहां कर्ता और क्रिया समान लिंग वचन के हो, वाच्य कर्तृवाच्य होता है। आ जाइए कर्मवाच्य, इसके रूल्स क्या होते हैं दोस्तों। पहला रूल क्या होता है, ध्यान से सुनना तो आप समझ जाओगे। हमेशा और हमेशा कर्मवाच्य के वाक्यों में जहां कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, जहां कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाए, लेकिन वो वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य हो, लेकिन वो वाक्य सकर्मक क्रिया वाला वाक्य हो, सकर्मक क्रिया का वाक्य हो, तो याद रखना वाच्य क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। अब सकर्मक अकर्मक क्रिया जो नहीं पढ़े उनके लिए दिक्कत तो होगी ही। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, जाके विद्यार्थीगण जरूर देखिएगा। सकर्मक अकर्मक नहीं, दुनिया की कोई क्रिया होगी, जीवन में नहीं गलत करोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन नहीं पढ़ोगे तो गलत करोगे, ये तो सत्य है, सही बात है। तो याद रखना, सकर्मक क्रिया यानी कर्ता के साथ जहां से लगा होगा और सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा तो वाच्य कर्मवाच्य होगा। दूसरा फार्मूला क्या कहता है विद्यार्थीगण इसका, आइए जरा देखते हैं। जहां कर्ता के साथ विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा के द्वारा या द्वारा का प्रयोग कर दिया जाता है, हमेशा और हमेशा, वहां भी वाक्य हमेशा और हमेशा जो वाक्य होता है वो कर्मवाच्य होता है। क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। विद्यार्थीगण कभी गलत मत करना। तीसरा जो नियम हम बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, जहां किसी वाक्य में, हर एक नियम पर उदाहरण देंगे, जहां किसी वाक्य में कर्ता न हो, यानी जहां किसी वाक्य में कर्ता नहीं होता है, उस वाक्य में कर्म और क्रिया हो, लेकिन जहां कर्ता नहीं होता वहां क्रिया कर्ता को जानने का प्रयास करती है। इस वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन है।
यानी जहां किसी वाक्य में कर्म और क्रिया होगी, कर्ता नहीं होगा, याद रखना वाच्य पूछे तो कैसा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा दोस्तों, हमेशा और हमेशा याद रखना। जी हाँ, अब आप गलती कहाँ करोगे? अब आप गलती कहाँ करोगे मुझे पता है, क्योंकि कर्ता के साथ से भाववाच्य के उदाहरण में आता है, भाववाच्य के उदाहरण में आता है, लेकिन याद रखना कर्ता के साथ से लगाने पर वाच्य कर्मवाच्य भी होता है। लेकिन अंतर क्या है? कर्ता के साथ जहां से का प्रयोग किया जाएगा, यदि वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा तो भाववाच्य होगा, अगर सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा तो कर्मवाच्य का उदाहरण होगा। अभी हम अंतर समझा रहे हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। जी हाँ, चलो जरा देखो, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलते हैं आगे, समझते हैं। सूत्र तो आप देख लिए, अब ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा? ऐसे आएगा जहां कर्ता के साथ से रहेगा, सकर्मक रहेगा, वो कर्मवाच्य रहेगा। यहां लिख दे रहे हैं, नहीं तो फिर गलत करोगे। कर्ता के साथ अगर कहीं से आ जाए, यदि अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा, अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा, अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा विद्यार्थीगण, तो याद रखना वो भाववाच्य हो जाता है। ज्यादातर विद्यार्थीगण यही गलत करते हैं। वो भ्रम आज दूर कर देंगे मित्रों, डरना मत। मैं पहले बता दिया हूं कि जो बच्चे यदि पढ़ने वाले हो कंसेप्ट वाइज पढ़े, वही मेरे साथ जुड़े, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों आइए दोनों में अंतर बता रहे हैं। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का मतलब ये हुआ, कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य लिख रहे हैं, जरा देखिएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ विद्यार्थीगण, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, रंगना, दुहना, बोलना, देखना, उड़ाना। ये ऐसे आएगा। बजाना, एक आएगा बढ़ाना। बहुत ध्यान सुना। यानी विद्यार्थीगण जो ये क्रिया है, जो ये क्रिया मैंने लिखा, ये क्रिया यदि वाक्य के संदर्भ में कहीं आ जाए तो याद रखना बीच में कर्ता और क्रिया के बीच में ऑब्जेक्ट यानी कर्म ना हो, याद रखना ये कहीं क्रिया अगर लिख दी जाए तो वो सकर्मक मानी जाएगी। अब ध्यान से सुना। लेकिन अगर हम यही कुछ प्रश्न दे दें, जैसे विद्यार्थीगण ये सकर्मक मानी जाएगी, याद रखना ये सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। पहले इसको समझते हैं। आइए जैसे कर्ता के साथ, जैसे हम उदाहरण दिए विद्यार्थीगण, सीता से पढ़ा जाता है, ऐसे देगा विद्यार्थीगण। ध्यान से सुनो, सीता से पढ़ा जाता है। अब पढ़ना क्रिया जो है ये सकर्मक है। देखो यहाँ सीता से पढ़ा जाता है, तो विद्यार्थीगण कर्ता के साथ से लगा और पढ़ना क्रिया हम बता दिए कि सकर्मक होती है, तो विद्यार्थीगण वाच्य कर्मवाच्य होगा। यहाँ कर्म छुपा है दोस्तों। अगर यही ऐसे दे दे, सीता से पुस्तक सीता से पुस्तक पढ़ी जाती है, सीता से पुस्तक पढ़ी जाती है, तो विद्यार्थीगण यहाँ पुस्तक मैंने दे दिया कर्म। तो कर्म दे या ना दे, ये क्रिया कहीं भी किसी वाक्य में आ जाए, बीच में ऑब्जेक्ट कर्म हो या ना हो, वो सकर्मक क्रिया मानी जाती है। याद रखना। संपूर्ण डिटेल में पढ़ने के लिए क्रिया जाके देखें, प्लेलिस्ट में पढ़ी है नए पैटर्न पर आधारित। तो याद रखना ये ऐसे होगा। जैसे मैंने दिया ऐसे उदाहरण, मोहन से खाया जाता है, मोहन से खाया जाता है। विद्यार्थी का खाना क्रिया जो है हमेशा और हमेशा सकर्मक है। कर्ता के साथ क्या आया? से आया। अब कुछ ना कुछ खाता होगा, खाना खाता होगा, फल फ्रूट्स खाता होगा, लड्डू पेड़ा बर्फी खाता होगा, कुछ ना कुछ खाता होगा, तो ऑब्जेक्ट इसमें छुपा है। हमने कहा विद्यार्थीगण सोहन से पिया जाता है, सोहन से पिया जाता है, ऐसे लिखना, सोहन से पिया जाता है। विद्यार्थीगण अब सोहन हो सकता है दूध पीता हो, पानी पीता हो, लस्सी पीता हो, रेड बुल पीता हो, हम कहते हैं ड्रिंक करता हो, कुछ ना कुछ पीता होगा, चाय पीता होगा, तो सोहन से पिया जाता है। विद्यार्थीगण अगर कर्ता के साथ से लग जाए, क्रिया सकर्मक हो, तो याद रखना हमेशा और हमेशा क्या होगा? कर्मवाच्य होगा, इस पर आधारित। लेकिन अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण, जैसे याद रखना चलना, दौड़ना, रेंगना, गतिशीलता आदि के अर्थ में जो क्रियाएं होती हैं वो कर्मक होती हैं।
चलना, दौड़ना, रेंगना, सोना, सोना, रोना, हंसना, हंसना, बहुत ध्यान सुनो, ऐसे हंसना, ऐसे उड़ना। ये क्रिया जो होती है विद्यार्थीगण, ये हमेशा और हमेशा आकर्मक मानी जाती है। क्या मानी जाती है? आकर्मक मानी जाती है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, डिटेल में पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा कि मैं एक हिंट दे रहा हूँ, तभी समझ पाओगे। तो अगर ये वाक्य ऐसे आ जाए कर्ता के साथ, जैसे सीता से हंसा जाता है, सीता से हंसा जाता है, ऐसे प्रश्न आएगा। अब यहाँ भी से रहेगा, फिर आप समझ नहीं पाते, क्योंकि हंसना कोई क्रिया नहीं होती है। दोस्तों याद रखना, ये भाववाच्य का उदाहरण है। ऐसे देगा, एक होता है विद्यार्थीगण, क्रिया होती है तैरना, और ध्यान सुनना, ऐसे होता है तैरना। तैरना क्रिया भी अकर्मक होती है। अब एग्जाम में ऐसे आ जाएगा, मोहन से तैरा जाता है, मोहन से तैरा जाता है, विद्यार्थीगण मोहन से तैरा जाता है। तो याद रखना, कर्ता के साथ यहाँ भी से आया, कर्ता के साथ यहाँ भी से आया। सकर्मक क्रिया के वाक्यों में कर्ता के साथ से आएगा तो वाच्य कर्मवाच्य, अकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ यदि से आएगा तो वाच्य भाववाच्य होता है। यही मेरा कहने का अंतर था, यही मेरा कहने का प्रयास था। तभी तो गलत करते हो, तभी कहता हूँ भैया ठीक से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। गलत तरीके से पढ़ोगे, अथक मेहनत करोगे, लेकिन गलत तरीके से पढ़ोगे तो कोई उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला। ऐसे आएगा, जैसे मोहन से तैरा जाता है, सीता से रोया जाता है, ऐसे आएगा, सीता से रोया जाता है, ऐसे दे देगा विद्यार्थीगण। तो ये क्या है? भाववाच्य है। अब ध्यान से सुनो विद्यार्थीगण, लेकिन अगर हमेशा और हमेशा आपसे कहा जाए सीता से हंसा जाता है, ये भाववाच्य है जो अकर्मक क्रिया के उदाहरण है, इसको आप कर्मवाच्य में परिवर्तित करो। ना ना ना, कर्मवाच्य में कभी नहीं परिवर्तित होगा, कर्मवाच्य में कभी नहीं परिवर्तित होगा। सीता से हंसा जाता है विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा ये भाववाच्य का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण जो होता है कर्मवाच्य में कभी भी नहीं परिवर्तित होता है, क्योंकि कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? कर्म होना जरूरी है विद्यार्थीगण। तो यहाँ देखो, कर्म होगा, पढ़ा तो क्या पढ़ा, पुस्तक, खाएगा तो फल फ्रूट्स खाएगा, यहाँ आएगा, यानी कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म होना जरूरी है, बेशक वो छुपा हो। लेकिन अगर हम कर्मवाच्य के वाक्यों में जो कर्ता के साथ से लगा है, अगर विद्यार्थीगण सकर्मक क्रिया का उदाहरण है ये, अगर इसको भाववाच्य में करें तो सिर्फ नहीं लगा देना है। सीता से पढ़ा नहीं जाता, मोहन से खाया नहीं जाता, रोहन से लिखा नहीं जाता, अरे मोहन से बोला नहीं जाता, ऐसे आएगा तो वो भाववाच्य में हो जाएगा। लेकिन ये इसमें नहीं लगाओगे तब भी ये भाववाच्य रहेगा। ये तो भाववाच्य ऑलरेडी है, लेकिन ये भाववाच्य फिर रहेगा नहीं लगाओगे। तो सीता से हंसा नहीं जाता, मोहन से तैरा नहीं जाता, सीता से रोया नहीं जाता, भाववाच्य है, नहीं लगाओगे तब वो भाववाच्य में रहेगा। लेकिन इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हो, इस कर्मवाच्य को भाववाच्य में परिवर्तित कर सकते हो। आज समझ में आ चुकी होगी, एक बार इसके साथ लो। चलो आइए अब जरा देखते हैं दूसरे फार्मूले पर क्या कह रहा था वो। बहुत ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा था दोस्तों। अगर अगला जो कंसेप्ट था ये था कि कर्ता के साथ, बहुत ध्यान सुनना, मैंने बताया था ये विद्यार्थीगण कि कर्ता के साथ कहीं भी द्वारा या के द्वारा का प्रयोग कर दिया जाए, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग कर दिया जाता है, वाच्य पूछे तो क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। लेकिन जहां द्वारा का के द्वारा का प्रयोग होगा वहां भी उस वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा। मेरा कहने का मतलब कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म होगा ही होगा, और जहां कर्म होगा उस सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। जैसे देखो, मैंने कहा, जी हाँ, मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, नौकर द्वारा चाय लाई गई। ध्यान सुनो, बच्चों को
बच्चों को परीक्षा की सूचना पत्र के द्वारा मिली, ऐसे आ जाएगा। विद्यार्थी का ध्यान से सुनो। मैंने कहा मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, नौकर द्वारा चाय लाई गई, बच्चों को परीक्षा की सूचना पत्र के द्वारा मिली। ऐसे जहां आ जाएगा वाच्य क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। तो कंसेप्ट वाइज चीजों को सीखो। द्वारा आया है तो यहाँ कर्म भी आया है। क्रिया का लिंग और वचन पढ़ी गई इस पुस्तक के अनुसार। पुस्तक स्त्रीलिंग है तो जरा देखो पढ़ी गई। यहाँ चाय स्त्रीलिंग है तो लाई गई। दूध होता तो लाया गया। वैसे आप समझ सकते हो यदि समझने वाला विद्यार्थीगण होगा। तो पत्र है तो हमेशा और हमेशा सूचना मिलेगा। तो बच्चों को परीक्षा की सूचना पत्र के द्वारा मिली। ये सब जहां भी विद्यार्थीगण ऐसे आ जाए तो याद रखना वो क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। जी हाँ, हमेशा और हमेशा कभी गलत मत करना। इसके उदाहरण हो गए। तीसरा क्या कहता है विद्यार्थी का जो नियम था, ध्यान से सुना। कहता था जहां किसी वाक्य में कर्म और क्रिया दोनों समान लिंग वचन के हों, यानी उस वाक्य में मैंने लिखा था कर्ता न हो। जहां किसी वाक्य में कर्ता नहीं होता, ऐसी दशा में क्रिया कर्ता को जानने का प्रयास करती है। जैसे जैसे विद्यार्थीगण उदाहरण देखो, जैसे चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठी भेजी गई। पत्र है, पत्र तो भेजा गया, पत्र भेजा गया। ऐसे लेख लिखा गया, लेख लिखा गया। ऐसे आएगा गीत गाया गया, गीत गाया गया। देखो इस वाक्य में कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं विद्यार्थीगण, यहाँ सब्जेक्ट इसके आगे नहीं है। चिट्ठी कर्म है, पत्र कर्म है, लेख पत्र कर्म है, गीत कर्म है। भेजी गई, भेजा गया, लिखा गया, गाया गया एक क्रिया है। याद रखना अगर चिट्ठी है स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है, यानी कर्म और क्रिया दोनों समान लिंग वचन के हैं। पत्र है पुल्लिंग तो पुल्लिंग है तो भेजा गया, लेख पुल्लिंग है लिखा गया, गीत पुल्लिंग है तो गाया गया। यानी ऐसी दशा में क्रिया कर्ता को जानने का प्रयास करती है, अर्थात कर्ता यहाँ है कौन। तो याद रखना जहां किसी वाक्य में कर्ता न हो, वाक्य में कर्म और क्रिया सिर्फ हो, याद रखना वो भी वाच्य कैसा होता है? कर्मवाच्य होता है। जी हाँ, हमेशा और हमेशा अगर यहाँ कर्ता भी लगा दे विद्यार्थीगण तब भी क्रिया वो वाच्य हमारा कर्मवाच्य होगा। जैसे सीता द्वारा चिट्ठी भेजी गई, द्वारा लगाओगे तो हो ही जाएगा। मोहन द्वारा पत्र भेजा गया, तो कैसे भी करोगे कर्म होगा तो वाच्य कर्मवाच्य होगा। विद्यार्थीगण बहुत ध्यान से सुन लो, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चल अब हम चलते हैं विद्यार्थीगण, हमारे ये सभी सवालों के जवाब हो गए। भाववाच्य की बात करते हैं, कैसे भाववाच्य समझोगे? जी हाँ, गलत मत करना कभी। चलो भाववाच्य, भाववाच्य के उदाहरण क्या होते हैं जरा उनको समझेंगे दोस्तों एक एक करके। भाववाच्य, भाववाच्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थीगण। भाववाच्य, भाववाच्य में जो क्रिया का लिंग और वचन होता है कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार परिवर्तित नहीं होता। इसमें क्रिया का लिंग और वचन दोनों के अनुसार, दोनों के मतलब हो गया कर्ता और कर्म, दोनों के अनुसार नहीं बदलता। ध्यान से सुनना, ऐसा कौन सा वाच्य होगा जिसमें क्रिया का लिंग और वचन दोनों के अनुसार नहीं परिवर्तित होता, कर्ता और कर्म? तो वाच्य होगा भाववाच्य। भाववाच्य की क्रिया जो होती है सदैव, मैंने बताया था पुल्लिंग और एक वचन होती है। क्या होती है? भाववाच्य की क्रिया सदैव पुल्लिंग और एक वचन होती है। विद्यार्थीगण पहला फार्मूला इसका क्या कहता है? अगर जहां किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने हो और कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, ऐसी दशा में वाच्य भाववाच्य होता है। दूसरा देखो जरा, जी हाँ, ऐसी दशा में वाच्य क्या होता है? भाववाच्य होता है। हमेशा और हमेशा कभी गलत मत करना, कहीं भी एग्जाम में प्रश्न आ जाए। दूसरा, कर्ता के साथ
कर्ता के साथ यदि कहीं किसी वाक्य में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, यदि वो अकर्मक क्रिया का वाक्य हो, अकर्मक, मैंने बताया था अभी जस्ट जब कर्मवाच्य में अंतर बताया था तो वहां बताया था कर्ता के साथ से हो अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो, वो वाच्य क्या होगा? भाववाच्य होगा। अगला देखो विद्यार्थीगण, तीसरा क्या कह रहा है? असमर्थता वाले वाक्य, असमर्थता वाले वाक्य सदैव भाववाच्य होते हैं, यानी उस वाक्य में नहीं लगा होता है, याद रखना। लेकिन नहीं लगा होगा चाहे वो सकर्मक क्रिया का वाक्य हो चाहे अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो। ध्यान सुनो, जैसे कर्ता के साथ में कर्म के साथ को, विद्यार्थीगण उदाहरण देखो पहले दिन पर, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, वो कारक हो जाएगा, कारक ये भी है, लेकिन याद रखना यहाँ साधन या माध्यम नहीं हो रहा है। तो विद्यार्थीगण ऐसे देखो, राम ने रावण को बाण से मारा, राम कर्ता कारक है, रावण कर्म कारक है, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। ऐसे आएगा जैसे माँ सीता ने राम को देखा, विद्यार्थीगण माँ सीता कर्ता हुई, इसकी विभक्ति चिन्ह ने है, राम कर्म कारक हुआ, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। ऐसे आएगा माँ ने बच्चों को डांटा, माँ ने बच्चों को डांटा, यहाँ माँ कर्ता कारक ने, विभक्ति चिन्ह कर्म है को। ऐसे प्रश्न आएंगे दोस्तों। फिर जरा देखो अगला उदाहरण, जैसे ग्रामीणों ने सांप को पकड़ा, ग्रामीण कर्ता कारक, सांप क्या हो गए? कर्म कारक। तो दोस्तों ये चीज याद रखना, हमेशा और हमेशा क्रिया के ठीक पहले, एक होता पहले एक होता ठीक पहले, तो क्रिया के ठीक पहले यदि विद्यार्थीगण गौण कर्म आ जाए, गौण कर्म का मतलब होता है जिसका महत्व कम हो, गौण कर्म जो होता है वो सजीव होता है। क्या होता है? सजीव होता है, और उसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थीगण किसी वाक्य में क्रिया के ठीक पहले यदि गौण कर्म आ जाता है, गौण का मतलब सजीव, उसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग लगा हो, वाक्य में कर्ता के साथ ने लगा होता है, तो वाच्य भाववाच्य होता है। ऐसे मत कर देना राम ने रावण को बाण से मारा, गलत हो जाएगा। याद रखना जितना फार्मूला कहता है उतना ही। तो जहां किसी वाक्य में, अब ध्यान से सुनना, जहां किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने, कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करता है, वाच्य तो भाववाच्य होता है, लेकिन ऐसी दशा में क्रिया का लिंग और वचन परिवर्तित नहीं होता है। ऐसी दशा में क्रिया पुल्लिंग और एक वचन में होती है। अब इसमें क्रिया को हम कितना भी परिवर्तित करके देखें, क्रिया परिवर्तित नहीं होगी। अगर हम राम की जगह पर सीता लिख दें, देखो यहाँ सीता लिख दें, सीता ने रावण की जगह पर रावण रहने दें, सीता ने रावण को मारा की मारी, क्या आएगा? मारा। इसका मतलब हम राम की जगह पर स्त्रीलिंग यानी सीता रख दिए, तब भी क्रिया में कोई परिवर्तित यानी कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर हम रावण की जगह पर स्त्रीलिंग रख दें और राम की जगह पर राम लिख दें, या दोनों स्त्रीलिंग रख दें, तब भी देखते हैं। जैसे गीता ने रावण की जगह पर मीता लिख दे या रमा लिख दे, राधिका लिख दे, कुछ भी। गीता ने मीता को मारा की मारी, क्या आएगा? मारा। अर्थात गीता ने मीता को देखा की देखी, आएगा क्या विद्यार्थीगण? देखा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, जहां किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने, कर्म के साथ को हो, ऐसी दशा में याद रखना क्रिया अपने लिंग और वचन में कोई परिवर्तित नहीं की जाती, यानी क्रिया में कोई बदलाव नहीं होता, इसीलिए इसे पुल्लिंग और एक वचन माना जाता है। तो इतना इसके साथ लीजिए, फिर दूसरे नंबर पर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं आगे। जरा देखो, इसके साथ ले लो दोस्तों। आइए जरा आप चलते हैं दूसरे नियम पर, क्या कह रहा है यहां जरा देखते हैं। जी हाँ, हमेशा और हमेशा असमर्थता वाला भी बताते हैं। पहले इसको देख लें, कर्ता के साथ से अकर्मक क्रिया का।
जैसे मैंने वहां दिया था विद्यार्थीगण, मोहन से तैरा जाता है, मोहन से तैरा जाता है, सीता से सोया जाता है, सोया जाता है, या गीता से हंसा जाता है, हंसा जाता है। विद्यार्थीगण, इसे कहा जाता है समर्थता वाला वाक्य। इसे क्या कहा जाता है? समर्थता वाला वाक्य कहा जाता है। जी हाँ, इसे क्या कहा जाता है? समर्थता वाला वाक्य कहा जाता है। और समर्थता यानी नहीं का भाव नहीं प्रकट होता है, वहां कर्ता के साथ से लगा होगा, लेकिन अकर्मक क्रिया के वाक्य होंगे तो वाच्य क्या होगा? भाववाच्य होगा। ये तो मैं पहले ही बता दिया था वहां जब तुलना कर रहे थे। ऐसे आएगा। अब ये भाववाच्य है, यहां नहीं लगाओगे इस वाक्य में तभी भाववाच्य होगा कि मोहन से तैरा नहीं जाता, सीता से सोया नहीं जाता, गीता से हंसा नहीं जाता। तो विद्यार्थीगण क्या होगा हमारा? हमेशा और हमेशा भाववाच्य होगा। आइए जरा हम देखते हैं अगला जो बिंदु था अगले फार्मूले पर। जी हाँ, जरा देखते हैं। चल, अगला जो नियम था विद्यार्थीगण, मैंने ये बताया था, जहां असमर्थता वाला वाक्य हो, असमर्थता यानी नहीं का भाव प्रकट होता है, चाहे वो क्रिया सकर्मक हो चाहे अकर्मक। जैसे मैंने बताया, सीता से तैरा नहीं जाता, गीता से हंसा नहीं जाता, मोहन से सोया नहीं जाता, भाववाच्य है। लेकिन सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में कर्ता के साथ से लगा होता है, यदि वहां भी नहीं का भाव प्रकट होता है तो वो भी भाववाच्य होता है। जैसे सीता से पढ़ा जाता है। अगर ऐसे कह दे सीता से पढ़ा जाता है तो याद रखना ये कर्मवाच्य होगा, लेकिन ऐसे कह दे सीता से पढ़ा नहीं जाता तो याद रखना वाच्य क्या होगा? भाववाच्य होगा। सीता से पढ़ा नहीं जाता, मोहन से देखा नहीं जाता, अरे ऐसे देगा, जब देखो रमा से खाया नहीं जाता, विद्यार्थीगण ऐसे देगा। जी हाँ, सोहन से लिखा नहीं जाता। विद्यार्थीगण सब वाक्य भाववाच्य के होंगे। अगर ये सकर्मक क्रिया के वाक्यों में से ये नहीं हटा देंगे तो भाववाच्य से हम कर्मवाच्य में पहुंच जाएंगे। एग्जाम में तो प्रश्न यही आता है ना, भाववाच्य से कर्मवाच्य में बदलो। ऐसा कौन सा वाच्य है कर्मवाच्य से कृतिवाच्य में बदला है? ऐसा कौन सा कृतिवाच्य का उदाहरण है जो भाववाच्य में परिवर्तित हुआ है? ये परिवर्तित वाला सिस्टम आजकल ज्यादा पूछता है एग्जाम में, तो मैं ये बता रहा हूँ, सीधा प्रश्न नहीं आता है। तो विद्यार्थीगण, लगता है मुझे वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। बड़ी मेहनत लगती है विद्यार्थीगण कंटेंट इकट्ठा करने में, बनाने में और खोजने में, क्योंकि रिसर्च करना पड़ता है। लोगों की तरह मैं नहीं आया और तुरंत वीडियो बना दिया, नहीं, सोचने समझने में टाइम लगता है और उस पर अथक मेहनत करनी पड़ती है। तो वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मित्रों, आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिएगा और ट्रिकी वाइज मत पढ़िएगा। वीडियो लंबी है, मुझे मालूम है आपका डाटा खर्च होगा, लेकिन भगा के थोड़ा देखिएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा देखिएगा, क्योंकि इसमें कितने पार्ट बनाते दोस्तों हम, है ना, आपको पता है। तो दोस्तों मेरी कक्षा यहीं तक आज तक, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।